जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की क्लास में हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। प्रैक्टिस सेट नंबर 23 आज हम सोल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे पिछले प्रैक्टिस सेट की तरह 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो साथियों देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, लवण जो जल का अवशोषण करता है उसको हम क्या कहते हैं? कि कोई लवण है जो जल को सोख लेता है तो उसको क्या कहेंगे? एनहाइड्रस लवण, हाइग्रोस्कोपिक लवण, हाइड्रोफिलिक लवण या फिर हाइड्रोफोबिक लवण। तो साथियों जो लवण जल का अवशोषण कर लेता है उसको कहते हैं हम एनहाइड्रस लवण। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? तो इत्र के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? कन्नौज, फिरोजाबाद, मथुरा या फिर बुलंदशहर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 कन्नौज। कन्नौज इत्र के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो सभी साथी वीडियो में अंत तक बने रहें। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 तरीके के समुद्री कछुए पाए जाते हैं। तो हमें बताना कि इन 5 जातियों के कछुओं में कौन सी प्रजाति के कछुए सबसे ज्यादा मात्रा में है? लागरहेड, कैनेप्से रिडले, ऑलिव रिडले या फिर फ्लैटबैक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑलिव रिडले प्रजाति। ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुए सबसे ज्यादा भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों एक बात और यहां पर ध्यान रखने वाली है साथियों, कुछ कछुए जो अपने गर्दन और अपने पैरों को अपनी सेल के अंदर सिकोड़ लेते हैं, तो यह गुण केवल स्थल पर पाए जाने वाले कछुओं में होता है। समुद्र में पाए जाने वाले कछुओं में यह गुण नहीं होता है, अपने पैर और अपनी गर्दन को अपनी सेल के अंदर सिकोड़ने का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है आज की प्रैक्टिस सेट का। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? विश्व उष्मायन कहते हैं साथियों ग्लोबल वार्मिंग को। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन निम्न में से जिम्मेदार है? पेड़ पौधों से निकली गैसें, वाहनों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा या फिर रसोई गैस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है वाहनों से निकलने वाली खतरनाक गैसें। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों मुख्यतः 4 गैसें हैं, जिनमें पहले नंबर पर हमारी CH4 मीथेन आ जाता है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, एक CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये गैसें विश्व उष्मायन को बढ़ाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 आज की प्रैक्टिस सेट का हमारा। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? बॉक्साइट को, बिटुमिन को, मेटालोइड को या फिर अयस्क को। तो साथियों धातु में प्रस्तर कहते हैं अयस्क को। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 आज की क्लास का हमारा। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो पेड़ पौधे किसका अवशोषण करके, कौन सी गैस का अवशोषण करके प्रदूषण को घटाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का या फिर नाइट्रोजन का। तो साथियों पेड़ पौधे जो अवशोषण करते हैं वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है। भूकंप मापा जाता है, तो भूकंप किस में मापा जाता है? डेसिबल में, बोफोर्ड पैमाने में, न्यूटन में या फिर रिएक्टर पैमाने में। तो साथियों डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि, डेसिबल में ध्वनि मापी जाती है, और न्यूटन में मापा जाता है बल, बल को न्यूटन में मापते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा साथियों रिएक्टर पैमाने में। भूकंप को हम रिएक्टर पैमाने में नापते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। और यह पैमाना जिस यंत्र में लगा हुआ होता है उसको साथियों सीस्मोग्राफ कहा जाता है। तो रिएक्टर पैमाना जिस यंत्र में लगा हुआ होता है उसको कहते हैं हम सीस्मोग्राफ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 आज के प्रैक्टिस सेट का। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? किस वजह से महासागरों के जल के स्तर में वृद्धि हो रही है? अत्यधिक वर्षा होने से, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के पिघलने से, या अम्ल वर्षा से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों महासागरों में जो जल बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के पिघलने से। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ध्रुवीय प्रदेशों में जमी हुई बर्फ है वह पिघल रही है, और उसकी वजह से ही महासागर में जल का स्तर बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 आज की क्लास का हमारा। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? तो बात रहे वो कौन सी गैस है जिसमें सल्फर मिली हुई है और वो सबसे अत्यधिक हानिकारक है? ऑप्शन नंबर 1 है H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर, SF6 या फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब वायु प्रदूषण को हम किस प्रकार कम कर सकते हैं? मछलियों द्वारा, वृक्षों द्वारा, जंतुओं द्वारा या फिर सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो साथियों वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों को लगाकर, पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाकर। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 आज की क्लास का हमारा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को, 5 नवंबर को, 5 जून को या फिर 5 सितंबर को। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया
जाता है साथियों 5 जून को। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब ये क्यों मनाया जाता है 5 जून को? क्योंकि साथियों 5 जून सन 1972 को सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में एक बैठक का आयोजन किया गया था जो पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित थी। तो इसीलिए 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 आज की क्लास का हमारा। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर चुंबक मंडल? तो साथियों सूर्य से हानिकारक यूवी रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, उनसे हमारी सुरक्षा करता है ओजोन मंडल। ओजोन परत हमारी उनसे सुरक्षा करती है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 आज की क्लास का हमारा। किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है। फ्लोरा और फना किसको सूचित करता है? मछलियों एवं पेड़ पौधों को, पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, जंतुओं एवं मछलियों को, या पक्षियों एवं पेड़ पौधों को? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों फ्लोरा और फना सूचित करता है पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो साथियों पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें हर तरीके के जीव जंतु पाए जाए, जैविक अजैविक। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, तालाब, वायु, जल या फिर मृदा। तो ऐसा उदाहरण है तालाब। तालाब में सभी तरह के जैविक और अजैविक तत्व पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 आज की क्लास का। कौन जीवीय कारक नहीं है? जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव या फिर प्रस्तर? तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं। जीवीय कारक प्रस्तर को नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं जल मंडल में, स्थल मंडल में, वायुमंडल में या फिर प्रकाश मंडल में? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा साथियों? अधिकतर पेड़ पौधे कहां पाए जाते हैं? तो अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगर साथियों वनस्पति की बात पूछी जाती है कि अधिकतर वनस्पति कहां पाई जाती है, तो वो आपकी जल मंडल में पाई जाती है। तो पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं और वनस्पति जल मंडल में पाई जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 आज की क्लास का। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? जो प्राणी दूसरे मृत जंतुओं पर निर्वाह करता है उसको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर, पैरासाइट, स्क्वेंजर या फिर ओमनीवीर? तो साथियों जो मृत जंतुओं पर निर्वाह करते हैं उनको हम स्क्वेंजर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। इसका उदाहरण हो जाता है साथियों मक्खी। मक्खी को स्क्वेंजर कहा जाता है और इसमें गिद्ध को भी हम स्क्वेंजर कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 आज के प्रैक्टिस सेट का। सीएनजी संक्षिप्त रूप है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो सीएनजी की फुल फॉर्म बार बार पूछी जाती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का संक्षिप्त रूप से सीएनजी, या क्लीन नेचुरल गैस का, कार्बनाइज्ड नेचुरल गैस का, या फिर कार्बोनेटेड नेचुरल गैस का? तो साथियों सीएनजी संक्षिप्त रूप है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? विश्व उष्मायन हमने आपको बताया था, विश्व उष्मायन कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। तो ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है? मृदा प्रदूषण की वजह से, जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से या फिर ध्वनि प्रदूषण से? तो साथियों विश्व उष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग होती है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ की अधिकांश जगह आवृत किया है जो है लगभग। तो महासागर पृथ्वी के कितने भाग पर है? 1/2 भाग पर, 3/4 भाग पर, 1/4 भाग पर या फिर 2/3 भाग पर? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा साथियों? तो महासागर है 3/4 भाग पर। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। 4 में से 3 भाग पर महासागर स्थित है और 1/4 यानी कि 4 में से 1 भाग पर हमारा स्थल है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 आज के प्रैक्टिस सेट का। सिलेक्टाइट एवं स्टेलेमाइट में निक्षेपण होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, सिलिका का, कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर सोडियम कार्बोनेट का? तो साथियों स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट में निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। इसका फॉर्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम लाइम स्टोन भी कहते हैं साथियों। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन भी कहा जाता है यानी कि चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वाहनों से निकलने वाली गैस, धुआं और कुहासा, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस या फिर उपरोक्त सभी? तो साथियों वायु प्रदूषण का कौन सा एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों उपरोक्त सभी। ये सभी उदाहरण वायु प्रदूषण के हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किसका प्रयोग रोकता है? तो जो दूसरे देशों में और भारत में नियम बनाया गया है उस नियम
प्रश्न के अंतर्गत किसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं? प्लास्टिक के थैले का, नायलॉन के थैले का, कागज के थैले का या फिर चमड़े के थैले का। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 प्लास्टिक के थैले का। कोई प्लास्टिक से हमारा प्रदूषण होता है, इसलिए प्लास्टिक के थैले का उपयोग वर्जित है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है? 23%, 44%, 40% या फिर 21%। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों 21%। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है, परम तापमान पैमाना कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। परम तापमान पैमाना किसको कहा जाता है? फारेनहाइट को, सेल्सियस को, केल्विन को या फिर ये सभी? तो साथियों केल्विन को परम तापमान पैमाना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 आज की क्लास का हमारा, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है? सभी जंतुओं एवं पेड़ पौधों के द्वारा, सभी पौधों के द्वारा, सभी हरे पौधों के द्वारा या फिर वायरसों के द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा साथियों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सभी हरे पौधों में, सभी हरे पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ द्वारा अवशोषित जल का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसी को हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं और ऑक्सीजन गैस इस क्रिया में मुक्त करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? डेसी में, फोन में, डेसिबल में या फिर डेसिमल में? तो साथियों ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों सामान्यतः एक मनुष्य के सुनने की जो शक्ति होती है वो होती है 70 से 80 डेसिबल की ध्वनि वह सहन कर सकता है, और सामान्य ध्वनि जो जिसको वो सुन सकता है कम से कम वो होती है 25 से 30 डेसिबल। तो 70 से 80 डेसिबल एक मनुष्य सहन कर सकता है, उसकी क्षमता होती है, और 25 से 30 डेसिबल की ध्वनि उसे आसानी से सुनाई आ जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो वो कौन सी संस्था है जो पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WHO, WWF, PETA यानी कि पेटा या फिर UN? तो साथियों वो संस्था हो जाती है हमारी ऑप्शन नंबर 4 UN। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर ये सभी? तो साथियों कीटनाशकों के प्रयोग से होगा हमारा जल प्रदूषण। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न होगा, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कपड़ा, कागज, धातु या फिर प्लास्टिक? तो साथियों कौन सा घटक इनमें से पर्यावरण के लिए हानिकारक है यह हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर साथियों आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर टाइप कर दीजिए। तो ये थे साथियों हमारे आज की क्लास के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं साथियों आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।